नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक के डायरेक्टर राजपाल वालिया की पत्नी शेफाली को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से शेफाली को गिरफ्तार किया गया और ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। इसी मार्च महीने में इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। साथ ही ईडी ने राजपाल वालिया और शेफाली की 32 करोड़ की प्रॉपर्टी को भी सीज किया है। पुष्पांजलि बिल्डर्स दीपक मित्तल और राजपाल के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। दीपक मित्तल और राजपाल वालिया फिलहाल लंबे समय से फरार चल रहे हैं। पौड़ी के लक्ष्मण झूला इलाके के नीरज रिजॉर्ट में कल पुलिस ने छापेमारी की थी और कैसीनो का खुलासा किया था, जिसके बाद 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज इन सभी को पौड़ी की जिला कोर्ट में पेश किया गया और सभी को जमानत मिल गई है। प्रभारी जिला जज प्रतीक्षा केसरवानी ने सभी को जमानत दे दी। भोगपुर के निजी रिजॉर्ट में लाइव कैसीनो चल रहा था, जिसके बाद 28 पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पुलिस ने इन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन सिर्फ एक दिन के बाद जमानत मिलने से पुलिस की पैरवी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नैनीताल से बेहद ही ज्यादा खौफनाक वीडियो सामने आया। यहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहले अवैध निर्माण की अनदेखी और जब हालात बिगड़ गए तो अधिकारी लापता हो गए। नैनीताल में आज जो हुआ वो खौफनाक था, दहलाने वाला था। ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गया और अधिकारी घरों से ही ये सब कुछ देखते रहे। नैनीताल में ये घर पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सुबह बीडी पांडे अस्पताल के पास बड़ा हिस्सा गिरा तो खतरे की जद में कई मकान आ चुके थे और कुछ ही घंटे बाद ये मकान भर भरा कर गिर गया। इस मकान से नीचे बना एक टिन हाउस भी जमींदोज हो गया तो कई घरों में रखा सामान दब गया। बस कुछ ही सेकंड लगे, पहले जमीन खिसकी, जमीन खिसकने के कुछ ही देर बाद मकान भी ढहने लगा और जो हिमाचल के शिमला में हुआ वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। पल भर में पूरा मकान ध्वस्त हो गया, जमींदोज हो गया। अब हालात ये हैं कि कई जगहों पर दरारें हैं तो कई मकान भी इस वक्त ढह सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह थी कि पूरा हादसा दिन के वक्त हुआ, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। अब इस घटना के बाद पूरे इलाके को खतरा हो चुका है। वहीं स्थानीय लोग इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रशासन की भी कमी है कि उन्होंने बनने दिया सारा का सारा, और बहुत चिंताजनक स्थिति है क्योंकि मिट्टी में दम नहीं है, पहाड़ में दम नहीं है, पेड़ भी गिरे हैं और मकान भी गिरा है। इलाका खाली करवाया जा रहा है, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति है। नैनीताल में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण होता रहा है। लोगों ने सिर्फ मिट्टी पर मकानों को बना डाला बिना किसी मानकों के। कट्टों के ऊपर यहाँ घर बनते रहे, प्रशासन भी आंखें बंद कर सोता रहा और अब उसका नतीजा आपके सामने है। अब पूरे इलाके पर संकट आ गया है। सुबह से ही हालात खराब थे, लेकिन इसके बाद भी 2 बजे बाद ही प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में इसको चिन्हित कर लिया था, सभी लोगों को लिस्ट आउट कर, तब तक मकान गिरा भी नहीं हुआ था। उसी वक्त ही पहले ही खाली करा दिया गया था उसको। उसके पश्चात जैसे जैसे मौसम बीतता रहा, थोड़ा सा धूप आई, उसके बाद लैंड ने मिट्टी को थोड़ा छोड़ा, उससे संभवतः उससे वो मकान जो है, एक मकान जो था कि काफ़ी स्थिति में खराब स्थिति में था, वो नीचे को आ गया। 1880 में हुए भूस्खलन में 151 लोगों की मौत हुई थी, मगर उसके बाद भी नैनीताल में कभी किसी ने कोई सीख नहीं ली और अब ये मकान ध्वस्त हुआ। इसके बाद आगे कई मकानों के लिए खतरा बढ़ गया है। हल्की सी बारिश सरोवर नगरी के इस पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। लगातार ये बात कही जाती रही है कि जो नैनीताल है वो संवेदनशील है, उसके बावजूद भी इन पूरे पहाड़ों में अवैध निर्माण बढ़ता रहा। लोग जो मिट्टी है उसके ऊपर मकानों को बनाते रहे और हालात आज आपके सामने है कि जो मकान है वो ताश के पत्तों की तरह गिरा है, भरभराते हुए गिरा है। और एक चिंता फिर नैनीताल के लिए देखे गया है कि आने वाला भविष्य अगर अवैध निर्माण बढ़ता गया तो इसी तरीके के हालात होंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
बागेश्वर की विधायक पार्वती दास ने आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। स्पीकर रितु खंडूरी ने पार्वती दास को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्वती दास के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। पार्वती दास बागेश्वर उपचुनाव जीतकर विधायक बनी हैं। उनके पति और पूर्व मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी। शपथ के बाद जहां पार्वती दास ने जनता का शुक्रिया अदा किया, वहीं सीएम, स्पीकर और प्रदेश अध्यक्ष ने नई विधायक पार्वती दास को शुभकामनाएं दी। और पार्वती जी को नई पारी की शुरुआत के लिए, नए काम की शुरुआत के लिए कि भगवान उनको शक्ति दे और वो हर क्षेत्र में, बागेश्वर क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा। मैं धन्यवाद करूंगी आज अपने मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष हमारी दीदी खंडूरी जी को, और अब मंत्री जी के जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। इस मौके पर आदरणीय चंदन रामदास जी को भी याद करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो सदस्य पार्वती दास जी हैं, जिस तरह से बागेश्वर की सेवा में चंदन रामदास जी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, आदरणीय सदस्य भी उनके सारे अधूरे कामों को पूरा करेंगे। किसानों को आपदा में बर्बाद फसल का सही मुआवजा नहीं मिला, इसी बात को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें हरिद्वार जिले के तमाम किसान मौजूद रहे। तो इस मुख्यमंत्री आवास कूच में हरिद्वार के कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल भी शामिल हुए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि किसानों को 1 बीघे का 1100 रुपए के बजाय 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। वहीं झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा है कि अब तक ठीक से हरिद्वार में सर्वे भी नहीं हो पाया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार ज्यादातर किसानों को मुआवजा दे चुकी है और हरीश रावत का यह प्रदर्शन हरिद्वार में लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। इनकी सीधी सी मांग है और कांग्रेस इस मांग के साथ है कि इनको जो 1100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया गया है क्षतिपूर्ति के रूप में आपदाग्रस्त किसानों को, वो किसान और किसानी का अपमान है। देखिए, वास्तविकता में इस परिस्थितियां बड़ी खराब हैं, बड़ी विकट हैं। अगर परिस्थितियां विकट ना होती तो हम लोगों को सड़कों पर ना आना पड़ता। धामी सरकार किसानों के साथ में खड़ी है, जिसके लिए 23 करोड़ से अधिक का मुआवजा किसानों को हम बांट चुके हैं। 33% से अधिक नुकसान होता है तो उसका मुआवजा इसके तहत दिया जाता है, वो दिया जा चुका है। और वास्तव में क्योंकि मानक कम है, हमने भी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने उनके आवास पर मुलाकात की। कृति इन दिनों देहरादून में फिल्म दो पत्ती की शूटिंग कर रही हैं। इस दौरान फिल्म निर्माता और लेखिका कनिका ढिल्लन भी मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिए बेहतरीन लोकेशन है और वो अपने प्रोजेक्ट के लिए दूसरी लोकेशन भी देख रही हैं, जिसके लिए उनकी टीम उत्तराखंड में ही जगह तलाश रही है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून के लॉ कॉलेज में आज सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई। एफआरआई की निदेशक और कुलपति डॉक्टर रेणु सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि और यूकॉस्ट के संयुक्त निदेशक डॉक्टर डीपी उनियाल बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे कुलपति जितेंद्र जोशी ने कहा कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी नवाचार और उद्यमिता को प्राथमिकता दे रही है और उन्होंने देश भर में आए शोधकर्ताओं की तारीफ की, साथ ही लॉ कॉलेज की भी तारीफ की। इन दिनों भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव से उत्तराखंड का तराई हिस्सा भी अछूता नहीं है। यहां तक कि एक दौर में आतंक झेल चुका तराई का इलाका फिर डरा हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और हल्द्वानी से गुजरते हुए आपको जगह जगह इस तरह निशान साहिब के दर्शन हो जाएंगे। चौराहों पर लहराते ये ऊंचे ऊंचे झंडे कुमाऊं की इस तराई और भाबर वाली सबसे उपजाऊ धरती पर सिखों की मजबूत पकड़ और दस्तक की ओर साफ इशारा करते हैं। सिखों की बड़ी संख्या और खेती किसानी के साथ ही राजनीति में भी मजबूत पकड़ इस इलाके को मिनी पंजाब का नाम देती है और इसी नाम के कारण इलाके के तार सीधे पंजाब और कनाडा से जुड़ जाते हैं।
जहां 90 के दशक में खालिस्तान आतंकवाद चरम पर रहा और इसकी तपिश कुमाऊं की इस तराई में भी देखने को मिली। खालिस्तान आतंक के उस दौर को देख चुके जानकारों के दिलो दिमाग में आज भी उस आतंक की तस्वीरें जिंदा हैं, जब तराई भाबर में खालिस्तान आतंकवाद चरम पर था। तो जब पंजाब में जब उग्रवाद शुरू हुआ तो उसका असर यहाँ भी काफ़ी रहा और उत्तराखंड को काफ़ी इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी बड़ी संख्या में। 90 के दशक में कई बड़ी घटनाएं हुई पूरे उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। हालांकि पंजाब में खालिस्तान आतंक के खात्मे के साथ ही तराई की धरती भी शांत हो गई, लेकिन इसके बावजूद जब जब पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद की हलचल होती है उसकी तपिश तराई तक जरूर पहुंच जाती है। इसका सबसे बड़ा नमूना उत्तराखंड के ये पुलिस थाने हैं, जिनकी दीवारों पर आज भी पंजाब और कनाडा के कई मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें चस्पा हैं। ये आतंकी अलग देश तो मांगते ही हैं, साथ ही आए दिन तराई के बड़े किसानों और व्यापारियों को धमकी भी देते रहते हैं ताकि इलाके में उनकी दहशत के साथ प्रभाव भी कायम रहे। हिंदुस्तान जो है गुलिस्ता है, जिसमें सारे धर्मों को सम्मान भी है, सब कुछ है, लेकिन जो बाहर हमारे में से कोई लोग बाहर गए हुए हैं उन लोगों को खालिस्तान की डिमांड उठा रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारे किसी सिख समाज की तरफ से ऐसा है कि हम खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों को इस टाइम पे बीच में बदनाम किया जाता है कि कोई खालिस्तानी वर्ड यूज करता है, कोई टेररिस्ट वर्ड यूज करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ भी लोग बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ भी लोग बहुत कोऑपरेटिव है। दरअसल उत्तराखंड की तराई का कनेक्शन पंजाब और कनाडा से सीधा है। कई लोगों के आपस में पारिवारिक रिश्ते हैं तो कई लोगों की जमीनें यहाँ और वहाँ भी हैं। यही नहीं, कनाडा में पढ़ने के लिए भी तराई से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन खालिस्तान आतंकवाद और उसकी विचारधारा से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ व्यक्तिगत लोग जो यहाँ से वहाँ गए जो है, वहाँ जाके अपनी दुकानें चला रहे हैं लोग और ये नारा दे रहे हैं, वहाँ के लोगों को परेशान करा रहे हैं। तो हमारा तो भारत सरकार से ये अनुरोध है, जितनी ज़्यादा सख्ती हो उतनी से ज़्यादा सख्ती कनाडा सरकार के साथ करी जाए। सिख कौम जो है आज भी बहुत सी चीज़ें करती है, तो इससे हमारा खालिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बात है कि यहाँ से लोग कनाडा जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं और वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, बस। उसके अलावा कुछ नहीं है उनके जीवन में। सिख समाज के एक बड़े वर्ग का खालिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हाल ही में काशीपुर में हुए व्यापारी महल सिंह की हत्या, हल्द्वानी जेल में बंद महल सिंह के हत्यारों के कनाडा, खालिस्तान और कई अन्य पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से संबंध का बड़ा खुलासा हाल ही में हुआ। यही नहीं, कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादियों का भी तराई कनेक्शन मिला है। ऐसे में हिंदुस्तान की इस तराई को कनाडा की धरती में पल रहे खालिस्तानी आतंकवाद की छाया से दूर रखना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। लोहाघाट के पाटन गांव में 4 दिनों से चल रहे मां झूमाधुरी के मेले का समापन हो गया। इस दौरान इसके अंतिम दिन भगवती और मां महाकाली के डोलों की रथ यात्रा निकाली गई। 1800 मीटर चौड़ाई पर स्थित मां झूमाधुरी के मंदिर तक हजारों लोग इन डोलों को अपने कंधों में रख खींचते हुए पहुंचाते हैं। ये डोले पाटन, पाटनी और रायकोट मेयर के 7 कुंवर गांव से आते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पहाड़ में मेले धार्मिक आस्था के साथ की मनोरंजन का बेहतरीन जरिया है। आधुनिकता के दौर में पहाड़वासियों के लिए मेलों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं है। ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में सुबह से देर रात तक लोगों की भीड़ लग रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अल्मोड़ा में सदियों से लगने वाले नंदा देवी मेला धार्मिक आस्था के साथ ही व्यापार और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है, जहां कई कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। वहीं छौलछीना से आए दिव्यांग दंपति की कला ने समा बांध दिया। उन्होंने न्योली, छपेली और कुमाऊनी गाने गाकर लोगों का मन मोह लिया। विगत कम से कम 30-35 साल से नंदा देवी में लगातार आ रहे हैं और जो नंदा देवी में ये आते हैं और हम इनको मंच में वो करते हैं और लोग इनको जो दक्षिणा वगैरह देते हैं, जो अपनी ओर से उसको मतलब उनकी वो करते हैं, उससे उनका साल भर का खर्चा चलता है। मां नंदा देवी के महोत्सव में संस्कृति के कई रंग देखने को मिलते हैं।
वहीं मेले के जरिए युवाओं को कुमाऊनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश भी हो रही है। ये हमारे संस्कृति के न्योली, चांचरी, भगनौल ये चीज गाते हैं। हमें 28 साल हो गए हैं। हम सभी महिलाएं मातृशक्ति 28 सालों से कलश यात्रा में आते हैं। हर साल नंदा देवी मेले का इंतजार छौलछीना के दिव्यांग बुजुर्ग दंपत्ति को रहता है, क्योंकि मेले में कार्यक्रम करके ही वो पैसे कमाते हैं। वहीं नंदा देवी मेले में उमड़ रहा जनसैलाब ये साबित करता है कि आज भी पहाड़ में मेलों का महत्व बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये दुर्लभ माने जाने वाला बाघ अब पहाड़ों में भी स्पॉट किया जाने लगा है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण भी खोज लिया है। देखिए रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड बाघों का मेन सोर्स माना जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां बाघों का सबसे अधिक घनत्व है। पिछले कुछ समय से कॉर्बेट की रैकिंग कैपेसिटी की स्टडी कर रहे भारतीय वन्यजीव संस्थान के साइंटिस्टों ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साइंटिस्टों के अनुसार कॉर्बेट के बाघों की कैरिंग कैपेसिटी फुल हो चुकी है। बाघों की होम रेंज आमतौर पर 20 से 40 वर्ग किलोमीटर होती है, लेकिन कॉर्बेट में बाघों की होम रेंज अपने न्यूनतम लेवल पर पहुंच गई है। यहाँ बाघ 8 वर्ग किलोमीटर के दायरे में घूम रहे हैं। बाघों की बढ़ती संख्या और जगह की कमी ही मुख्य कारण है कि बाघ मैदानी एरिया कॉर्बेट को छोड़कर पहाड़ का रुख कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि कॉर्बेट के बाघ यूपी, हिमाचल तक का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में इतने टाइगर जो फैले हैं और इवन यूपी तक, वो वजह यही है कि कॉर्बेट जो है वो मेन सोर्स पॉपुलेशन है। वो कॉर्बेट बहुत अच्छा कर रहा है और कॉर्बेट जैसी जगहों की ज़रूरत है, क्योंकि वो टाइगर की पॉपुलेशन सस्टेन करके रखते हैं लैंडस्केप में। तो जैसे मैं बताया, सोर्स पॉपुलेशन भारत में टाइगर को बचाने के लिए सोर्स पॉपुलेशन बनाना और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड वन विभाग का कहना है कि उसे इस बात का अंदेशा पहले से था, इसीलिए न सिर्फ कॉर्बेट में बाघों की बल्कि राजाजी टाइगर रिजर्व के हाथियों के लिहाज से कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी कराई जा रही है। कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको पूरा का पूरा इसके डेटा तैयार किए जाएं, ताकि उस हिसाब, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको छोटे जानवर का चारा और उसी के हिसाब से बड़े जानवर का कितना उस पर वहाँ पे आहार हो सकता है, ये सब को देखते हुए ही हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है। पिछले 1.5 साल में बाघ उत्तराखंड में 21 लोगों की जान ले चुके हैं। 14 लोग बाघ के हमले में घायल हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि जिस हिसाब से बाघों की संख्या बढ़ी, उसी रफ्तार से मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ा। लिहाजा ये एक बड़ी चुनौती है जिसका ठोस समाधान वन विभाग आज तक नहीं खोज पाया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।